जी की हाल ना वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस माय नेम इज़ वेद और एज आई एम गोइंग टू टीच यू जनरल स्टडीज़ एंड एग्रीकल्चर और एक हमारा कोर्स जो हमने लॉन्च किया है दैट इज़ फॉर पंजाब पटवारी। इट्स रिवीजन कोर्स है ना। इसके लिए मैं आपको जनरल स्टडीज़ और जो दूसरी चीज़ दैट इज़ एग्रीकल्चर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। और इस एग्ज़ाम को अगर हम देखें पटवारी में, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 20 मार्क्स प्लस 10, तो बेसिकली 30 मार्क्स का कॉम्बिनेशन है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम देखेंगे कि कैसे हम ये 30 में से मैक्सिमम मार्क्स हम जो हैं हम अटेन कर सकते हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, देखो कोई भी एग्ज़ाम होता है या कोई भी पढ़ाई होती है, कोई भी काम होता है, उस काम के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक होता है स्किल और एक होता है नॉलेज। हमें दोनों का ब्लेंड चाहिए होता है, स्किल एज वेल एज नॉलेज, ठीक है। और क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में भी इस एग्ज़ाम के लिए कुछ बेसिक स्किल्स भी हैं जो रिक्वायर्ड हैं और कुछ नॉलेज के डायमेंशंस भी हैं जो जिनकी नीड है, तो वो हम देखेंगे किस तरह से बात करेंगे। अगर हम स्किल की बात करें, आई होप यू वी ऑल अंडरस्टैंड कि पटवारी भी एक गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम है या गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, तो बेसिकली हमें एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। अब कोई भी एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट में, अगर हम बात करें तो उसके लिए जो बेसिक स्किल रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट में काम क्या होना है ना, बेसिकली रीडिंग राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट, जब आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो बेसिक स्किल्स हैं वो रीडिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, है ना, और एनालिटिकल स्किल्स हैं। एंड एक स्किल जो बहुत है ना किसी भी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। अब ये ऐसे स्किल्स हैं कि जो आप एक रिवीजन कोर्स में नहीं अटेन कर सकते, फॉर श्योर दे कैन नॉट बी अटेंड इन ए रिवीजन कोर्स। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। आपने इतने महीनों में भी, इतने सालों में अपनी लाइफ में इनमें से काफ़ी स्किल्स आपने अटेन किए हैं और कुछ पे आप काम भी कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो ये वो चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में। दूसरी चीज़ होती है नॉलेज। अब नॉलेज भी अगर देखा जाए तो नॉलेज भी एक डायनेमिक एस्पेक्ट है। अगर हम नॉलेज की भी बात करते हैं, नॉलेज भी डायनेमिक होता है, ठीक है। लेकिन अब हम ऐसी कौन सी चीज़ नॉलेज में है हम कर सकते हैं जो एक, अगर हम एक हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसके लिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ है, तो उस 1 मंथ में हम कौन सी नॉलेज या किस तरह से हम किसी भी नॉलेज के थ्रू उस एग्ज़ाम के लिए जो नॉलेज के डायमेंशंस हैं उनको हम अटेन करें और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। देखो सबसे पहली फर्स्ट चीज़ जो रहेगी दैट इज़ रिक्वायर्ड नॉलेज। सबसे पहले ये समझना है हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं, रिक्वायर्ड नॉलेज जो है वो उस पर फोकस करना है। अभी हम बताएंगे भाई रिक्वायर्ड नॉलेज क्या चीज़ है इस एग्ज़ाम के लिए, उस पर हम ध्यान देंगे। दूसरी जो चीज़ है नॉलेज के अंदर, हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की एक खूबी रहती है कि वो ज़्यादातर बेसिक्स को फोकस करता है, तो हमारे बेसिक्स के ऊपर कमांड हो रही है, नहीं बेसिक नॉलेज भी स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट इज़ द सेकेंड जो थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो अगर हमने इस एग्ज़ाम के लिए नॉलेज अटेन करनी है। तीसरी चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम है तो ये ध्यान रखना है जो भी पढ़ना है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। तो हमारे सोर्सेज, हमारे डूज एंड डोंट्स, इसको देखने के लिए हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमें बार बार जो याद रखना है वो ये कि जो भी पढ़ना है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो ऑथेंटिक चीज़ें ही पढ़नी है ना। द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, सिलेबस। देखो हर एग्ज़ाम का सिलेबस है, तो पटवारी एग्ज़ाम का भी एक सिलेबस आया हुआ है और उस सिलेबस के रिलेटेड हम तैयारी करते आ रहे हैं, है ना। अब ये चारों चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो समझो हम इस एग्ज़ाम के लिए हम एक नॉलेज जो है उस पर काम कर रहे हैं, और इसी नॉलेज को हम क्या कर सकते हैं, हम लास्ट मौके पे रिवाइज कर सकते हैं और रिवीजन के बाद हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ध्यान देना है। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट रिक्वायर्ड नॉलेज, कि भाई हमने कहा कि रिक्वायर्ड नॉलेज, अब रिक्वायर्ड नॉलेज किस पे डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। अब हमें समझना है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने अच्छे से कर ली, कुछ ऐसे भी होंगे जो एंड मौके पे तैयारी करने की सोच रहे होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो पैटर्न में कंफ्यूज है। तो हमें समझना है कि पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या है।
आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द पैटर्न। और हमें पता है कि इस एग्ज़ाम में अगर हम देखें मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स का एक मेजर पोर्शन है, दूसरा जनरल स्टडीज़ दैट इज जनरल अवेयरनेस, प्लस एग्रीकल्चर, प्लस HCP एंड ICT, इसका एक मेजर पोर्शन है, और लैंग्वेज दैट इज अपना पंजाबी एंड इंग्लिश, उसका भी एक पोर्शन है। लेकिन अगर हम मेजर पोर्शन की बात करें तो मेंटल एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स दैट इज वन एक एस्पेक्ट है, और दूसरा क्या है, जनरल स्टडीज विच कवर HCP एज वेल एज एग्रीकल्चर, और साथ साथ में जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये पैटर्न आपको समझना, हर एग्जाम का पैटर्न है, इसका भी एक पैटर्न हमारे पास है। दूसरी चीज़ मैंने कहा था पहले भी कि गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम है, तो अब एंड मौके पे स्टूडेंट ये सोचता है कि क्या क्या याद रखूं, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि सारी चीज़ें तो आप अटेंड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये GK है, GK मैंने कहा ना अनएंडिंग प्रोसेस है, डायनेमिक है। तो एंड मौके पे हम क्या याद रखें, तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होता है, खासतौर से जब डाटा की बात आती है, तो जो भी डाटा पढ़ें वो गवर्नमेंट रिलेटेड हो, तो ये हमारे दिमाग में रहना ज़रूरी है, तभी हम रिक्वायर्ड नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। तो लिख लो, बड़ा बड़ा लिख लो, है ना, जैसे बड़ी सी बात कि भाई गवर्नमेंट रिलेटेड डाटा, कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन, कोई बुक, कोई भी डाटा आ रहा है उसको कट्टा लगाओ, गवर्नमेंट रिलेटेड होना चाहिए, जो गवर्नमेंटरी ऑथेंटिकेटेड है, अप्रूवल है, उस डाटा पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट पॉइंट, दैट इज ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस। देखो एग्जाम में ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन पे जो भी स्टूडेंट फोकस करता है उसका वो एग्जाम क्लियर होना के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ट्रेंड वो चीज़ है कि कुछ क्वेश्चन ऑब्सोलेट, कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, कुछ ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्सोलेट हो गए, अब नहीं आते। जैसे पहले वो आते थे ना, इंडिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदियाँ, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं दिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि, और हमें ये समझना पड़ेगा, पंजाब के अंदर भी अभी PCS का एग्ज़ाम हुआ है या कोई पास्ट में जो भी एग्ज़ाम, उनमें देखो आप कि कैसे क्वेश्चंस के ट्रेंड बदल रहे हैं, और वो ट्रेंड जो है वो किस तरह से चेंजेस लाए हैं ट्रेंड के अंदर, तो ये भी समझना। बिल्कुल बच्चे वही आता है, जैसे पंजाबी गानों का ट्रेंड है ना, अगर हम बात करें 1-2 साल पहले तो सिद्धू मूसेवाला वेरी वेरी, यूँ कह सकते हो सिद्धू मूसेवाला इन ट्रेंड, बट आजकल तो काका का ट्रेंड है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, तो सेम वे ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस को भी हिट करना है इन लास्ट के 1 मंथ में, कि किस तरह के ट्रेंड का क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है और हम वो क्वेश्चंस कर सकें। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड नॉलेज की तरफ लेके जाएंगी, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा था कि भाई सिलेबस है, अगर हम सिलेबस बात करें, अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, और जो हमारे पटवारी का जो सिलेबस दिया हुआ है, तो अगर उसको देखें तो आप यू कैन नॉट इमेजिन वो कितना वास्ट है। अब तभी दैट इज़ वाई रिवीजन कम्स ना, कि इतना वास्ट सिलेबस है। कई आप में से कई लोग करके बैठे होंगे ऑलरेडी, कई आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने वो सिलेबस पूरा का पूरा कर लिया होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उन्होंने, जब वो कोई भी क्वेश्चन करने बैठते हैं, या उनको अंदर से फीलिंग आती है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं वो ब्लेंड ऑफ रिवीजन, या ये समझना कि उस पूरे सिलेबस को क्या मैंने ऑर्गेनाइज मैनर में किया है कि नहीं, ठीक है नहीं, क्योंकि अगर हम सिलेबस देखें तो कितना वास्ट है। सी उन्होंने कितना ओपन एंडेड सिलेबस दे रखा है। सी दे आर सेइंग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, एक तो बात कर दी, उसके बाद कह रहा है इट्स फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, डेमोग्राफी एंड इट्स इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब एवरीथिंग इज बीइंग इंक्लूडेड। साथ में इकोनॉमिक्स भी डाल रखी है, ऐसा नहीं है, सब कुछ इंक्लूडेड है। सेकंड देखें, नॉलेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक फील्ड, दोनों ही, पॉलिटिकल भी और साइंटिफिक फील्ड भी, साथ में स्पोर्ट्स, सिनेमा, लिटरेचर, सब सारा कुछ इंक्लूड। अगेन कितना डायनेमिज्म है इसमें। सी देन लिखते इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, उसके बाद कह रहा है फ्रीडम एंड सोशल मूवमेंट्स सारे, और यहाँ देखो एंड देयर लीडर्स ऑफ इंडिया एज वेल एज पंजाब, इंडिया के लीडर्स भी और पंजाब के भी, तो उन सबको भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अगेन देन उसके बाद कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, देखो कितना बड़ा पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात भी कर रहा है, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन भी कहीं ना कहीं होंगे, बिल्कुल सेंटर स्टेट रिलेशन की बात भी कर रहा है, यानी एग्जीक्यूटिव की बात भी कर रहा है, लेजिस्लेटिव की बात भी कर रहा है, जुडिशरी की बात भी कर रहा है, सब कुछ। आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पे ये चीज़ नहीं पूछी है, सब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड। और साथ में एक सिटीजन की बात भी कर रहा है, कह रहा है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑल्सो, कैन यू इमेजिन, तो सब कुछ पूछ रहा है। एंड लास्ट में कहता है करंट इवेंट्स भी अलग से बता ही रहा है, करंट इवेंट्स की बात भी कर रहा है।
तो वास्ट है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर पाएँ, ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज मैनर में, ठीक है, बार बार हम उसको देखें और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सेम वे एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 10 नंबर, और ये कहते हैं ना मेरिट में आने के लिए ये 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम देखें तो सिलेबस अगेन वास्ट लगता है, लेकिन अगेन हमने कहा अब लास्ट मौके पे हमने पढ़ भी रखा है, और जो नहीं पढ़ा है उसको भी अगर हम कोशिश करेंगे उसके हर एक एंगल, अब यहाँ पे डूज और डोंट्स की लाइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन है? सॉइल्स ऑफ पंजाब, अब सॉइल्स ऑफ पंजाब समझने के लिए थोड़ा बहुत सॉइल्स भी समझना पड़ेगा, सॉइल्स ऑफ इंडिया भी समझना पड़ेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो हम फटाफट से समझेंगे उस चीज़ को। रावी एंड खारी क्रॉप्स और उनकी सोइंग पीरियड और वेराइटीज़ की बात कर रहा है, इरिगेशन सिस्टम की बात कर रहा है, एनिमल्स हार्मफुल एंड फ्रेंडली एनिमल्स की बात कर रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग और इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसमें मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ फार्म एक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, है ना, और एग्रीकल्चर सेंसस, देखो एग्रीकल्चर सेंसस भी पढ़ना पड़ेगा, लैंड होल्डिंग का पैटर्न भी देखना पड़ेगा, बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो वो लैंड होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर सेंसस भी साथ में देखेंगे, है ना, और मैंने कहा न्यू फार्म एक्ट्स भी देखेंगे। क्लियर है ना, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसके अंदर, है ना, क्योंकि हमें पता है ये 10 नंबर, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरिट में लेके जाएंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कि सर आपने कह दिया ये सिलेबस है, ये तो हमें मालूम है ना, हम पिछले 3-4 महीने से, कोई तो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेरा लास्ट बैच मैंने 1 साल पहले स्टार्ट कर दिया था पटवारी का, तो कई तो उस टाइम से तैयारी कर रहे हैं, सर हमने तो पढ़ रखा है, सारा कुछ कर रखा है। अब ऐसा क्या करें कि लास्ट मौके पे हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें? देखो बच्चे, जनरल स्टडीज़ के पोर्शन की जब हम बात करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम श्योर नहीं होते हैं आंसर करते हुए, क्योंकि ये बहुत ओपन एंडेड होता है, मैंने कहा ना बहुत वास्ट होता है, ठीक है, और इसीलिए इसको अगर कंट्रोल करना है तो इसके लिए जो मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है ओएमआर थ्योरी, आपको इसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जब आप बिगिन करते हो तब भी आपको ये करना पड़ता है, और जब आप एंड कर रहे हो, देखो दो ही चीज़ है ना, जब आपने स्टार्ट किया था तैयारी करना तो उस समय आपने एक्सपेंशन किया था, ठीक है, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में राज किया तो आते ही क्या किया, पहले एक्सपेंशन, बाद में जब उनको लगा कि हम एक्सपैंड हो चुके हैं तो कंसोलिडेट, ठीक है, लेकिन वो एक्सपेंशन कंसोलिडेशन उन्होंने स्टार्टिंग में भी स्टार्ट कर दी थी और एंड में भी वो मैक्सिमम कंसोलिडेशन के लिए चला रहे थे। सेम वे आप एक्सपेंशन भी करेंगे, कर चुके हैं कई लोग, और जो अभी लास्ट मौके पे जितना कर सकते करो, लेकिन फोकस कंसोलिडेशन पे करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा, मैक्सिमम आउटपुट तब निकली जब आप कंसोलिडेट करेंगे। कंसोलिडेटिंग का पहला तरीका है क्या है, ऑर्गेनाइज। देखो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन ऑर्गेनाइजिंग, कि कैसे हम टोटल जनरल स्टडीज जो है और एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए रहे, है ना, एटलीस्ट तब तक तो रहे जब तक पेपर है। क्लियर? और आपने जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो भी मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूं, आपने उसको बार बार रिवाइज करना है ताकि वो फिर से कहाँ जाए आपकी मेमोरी के अंदर, ताकि अगेन, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी मेमोरी में जितना रहेगा, ठीक है, वही आप उसके अकॉर्डिंगली आप बाहर वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो, ये आउटपुट आपकी आएगी, है ना, एफिशिएंसी भी उस पर डिपेंड करेगी। और जीके में ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके का हाल हमने बता क्या कर रखा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अगर हम जीके की बात करते, इट हैज़ बीन 15 ईयर्स मैं पढ़ा रहा हूँ जीके, है ना, इससे ज़्यादा मैं पढ़ भी रहा हूँ, और आज भी मैं अपने आप को एक लर्नर ही मानता हूँ जीके के अंदर। तो आज भी मुझे ये प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है इंडियन ट्रैफिक का हाल और जीके का हाल एक जैसा है। देयर इज अ सेइंग कि द इंडियन ट्रैफिक इज डिसऑर्गेनाइज्ड, बट द वे इट इज डिसऑर्गेनाइज्ड इज ऑर्गेनाइज्ड। सेम वे जीके का, कि मटेरियल इतना ज़्यादा है मार्केट के अंदर और इतने ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो सब डिसऑर्गेनाइज्ड है ना, एंड द वे इट इज डिसऑर्गेनाइज्ड इज ऑर्गेनाइज्ड। समझ रहे हो ना? एक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडियन ट्रैफिक ना, कि एक आदमी स्कूटर चला रहा था, पीछे से एक अंग्रेज आया, उसने उसको उड़ा दिया, तो पूरी पब्लिक आई और अंग्रेज की पिटाई शुरू हो गई। पीपल, अंग्रेज कहने लगा भाई मुझे क्यों मार रहे हो, उस आदमी की गलती है, क्योंकि वो टर्न लिया उसने, इंडिकेटर नहीं दिया, तो इसलिए मेरे से उसको पीछे से हिट हो गया। आदमी खड़ा हुआ कहता जी नहीं जी, इंडिकेटर मैं तो हाथ दिया था,
अब अगर कोई हिंदुस्तानी होता तो उसको कभी नहीं ठोकता, ठीक है, लेकिन अंग्रेज था, वो क्या ढूंढ रहा था? इंडिकेटर। तो देखो हम डिसऑर्गेनाइज मैनर में, असली चीज क्या है? इंडिकेटर है ना, हाथ तो नहीं है ना, लेकिन हम डिसऑर्गेनाइज मैनर में क्या हो रखे हैं? ऑर्गेनाइज। सेम हाल जीके का हो रखा है। तो आपने जीके, एग्रीकल्चर, ये जो सब्जेक्ट जीके रिलेटेड है, ऑर्गेनाइज मैनर में मैं आपको इसके स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और एंड मौके पे वो ऑर्गेनाइज, देखो सिंपल है ना, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन भी है या आपका लैपटॉप है, अगर आपने कोई पिक्चर ढूंढनी है और आपने उसको ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं रखी है तो आपको ढूंढने में 10 घंटे लग जाएंगे। तो वहाँ पे एग्जाम में भी यही होना है, अगर आपने ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं रखा है तो वो आंसर आपको डिराइव करने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, है ना? नहीं, क्या पता नहीं हो डिराइव, कई बार मिलती नहीं हो पिक्चर, सेम वे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर पोर्टफोलियो बना रखा है, आपने प्रॉपर तरीके से रखा है अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल फ़ोन में, सेम वे आपने यहाँ पे जीके की कोशिश करेंगे। तो ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना, ताकि वो मेमोरी में रहे, और बार बार रिवाइज करेंगे ताकि अगेन मेमोरी में रहे। उसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि जब हम क्वेश्चन करने बैठेंगे, कहाँ पर? एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो हमें ये समझ के चलना है कि जीके में मैक्सिमम क्वेश्चन इवैल्यूएशन से होंगे। ये मेंटल एबिलिटी नहीं है कि आपको फॉर्मूला है फिर आप डिराइव कर लोगे, नहीं। जीके में याद रखो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इतने सालों में ये एक्सपीरियंस लिया है मैंने कि इवैल्यूएटिव अप्रोच लेके चलना पड़ेगी जीके में। डायरेक्ट अप्रोच में आप 10% 20% क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे 50 to 60% क्वेश्चन आपको इवैल्यूएशन से ही करने पड़ेंगे। आप यू से दिस इज नॉट द आंसर, ए कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज ये उसके साथ नहीं है, बी इज नॉट द आंसर बिकॉज इट हैज नो रेलिवेंस, सी इज नॉट द आंसर बट डी कैन बी द आंसर, है ना। तो वो इवैल्यूएशन करते हैं आप वहाँ पे। और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस एज वेल एज द पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस लाइक एग्रीकल्चर, कि जहाँ पे इवैल्यूएशन चलेगी। और किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी एस्पिरेंट की, है ना, मेंटरशिप में इतने साल में मैंने ये नोटिस किया है कि इवैल्यूएटिव अप्रोच तभी अच्छी होती है जब आप ये 3 चीज़ें समझते हो। एक, जब आपके बेसिक्स के ऊपर बहुत अच्छी कमांड हो, अगर जिसके बेसिक्स क्लियर हैं उसकी इवैल्यूएशन अच्छी होगी। नंबर 2, आपकी रिक्वायर्ड नॉलेज, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर ज़्यादा नॉलेज भी लोगे ना तो भी वो इवैल्यूएशन खराब कर देती है। That is why there is a saying, it is not about reading 10 books, it is all about reading one book 10 times. That's very important. So ये आपने ध्यान रखना है कि required knowledge बहुत आपके के ऊपर आपकी कमांड होना चाहिए। That's very very important. And जो भी कर रहे हो जीके के अंदर खास तौर से उसको try to organize, ताकि जितना लॉन्ग टर्म के लिए हो सकते हैं उसको रिटेन कर सकते हो, मेमोराइज कर सको, एंड frequently try to revise it. That is why revision batch is there. I'm telling you again. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाला है, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे, ठीक है। एंड क्लियर है, कहते हैं ना कि सारे आप में से कई बीटेक भी होंगे, है ना, बीएससी भी होंगे, लेकिन हम पटवारी लग के रहेंगे चाहे जो मर्जी हो, है ना। वो तभी है अगर आप इस अप्रोच से आप चलोगे। So before I conclude, the most important thing is कि I'm going to share some golden rules जो एग्रीकल्चर एंड जनरल अवेयरनेस पोर्शन के लिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और पूरे एग्जाम के लिए भी आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 1, कंपटीशन एग्जाम में फर्स्ट रूल होता है, इसको बांध लो, सब लोग इसको अपने पास रख लो, ठीक है। दैट रूल नंबर 1 इज, इफ यू डू इजी क्वेश्चन रॉन्ग यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। अगेन आई एम सेइंग, if you do easy question wrong you are out of the competition. देखो सिंपल सवाल आया, आपने वहां पे लिखा है कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, यू डोंट नो द आंसर, यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। बट अगर थोड़ा मुश्किल आ गया कि बुर्किना फासो की कैपिटल क्या है, इफ यू डोंट नो द आंसर कोई बात नहीं, चलेगा, टिपिकल और आ जाए। क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो आप नोटिस करना कि कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन जो होंगे, 50 to 60% क्वेश्चन, 50 to 60% क्वेश्चन जो होंगे वो इजी होंगे। कह सकते हैं हम लोग 20 to 30% क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, और 10% क्वेश्चन वो भी होंगे जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ नरेंद्र मोदी मदर्स, कुछ भी पूछ देंगे, एक आधा क्वेश्चन ऐसा रहता है, हमें नहीं लेना उनसे कुछ,
अ पॉइंट इज, अगर ये 50 to 60% क्वेश्चन में आपने एक भी गलत किया, यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, रिमेंबर। तो पहला रूल है हमारा, इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। मेरिट में जाना है तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम की कट ऑफ भी इतनी जाती है बेटा। कट ऑफ कह रहा हूं मैं, मेरिट नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या है, जीके के अंदर इतने ही परसेंट क्वेश्चन आप किस अप्रोच से करते हो, इवैल्यूएटिव अप्रोच। मैंने कहा ना अभी मैं इवैल्यूएटिव अप्रोच बता के हटा हूं, तो ये ध्यान रखना है। तो इवैल्यूएशन होनी है, और इवैल्यूएशन कब अच्छी होगी, जब आपने चीजें ऑर्गेनाइज करी हो, आपकी मेमोरी में हो, आपने बार बार रिवाइज करी हो, एंड आपको रिक्वायर्ड नॉलेज जो है वो आपने अच्छे से किया हो, और रिवीजन पे आपने बहुत फोकस किया हो। तीसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एक्सपेंशन करी हो आपने खूब सारी पढ़ाई में जीके के अंदर, क्योंकि जितना आप एक्सपांड करोगे ठीक है, लेकिन खाली एक्सपेंशन से काम नहीं चलेगा। आप लास्ट मौके पे अगर आप ये कंसोलिडेट नहीं कर रहे हो तो वो एक्सपेंशन वेग हो जाती है, वो ब्लंडर हो जाता है। अब टाइम है, इसको कंसोलिडेट भी करेंगे एंड डूज और डोंट्स देखेंगे, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उस कंसोलिडेशन को बार बार एक्सपेंशन के साथ उसको रिवीजन में डालेंगे। एंड बिफोर आई कंक्लूड, remember, in a government jobs as well as in government exam, your best friend is your pen. I call it pen rule. ठीक है बेटा, वहाँ पे ना मैं काम आऊँगा, ठीक, ना आपकी जो कॉपी जिसमें आप लिख रहे हो वो काम आने वाला है, ना कोई बुक्स काम आने वाली, ना कोई यूट्यूब चैनल काम आने वाले हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, आप होते हो और आपके हाथ में एक पेन होता है। फ्रॉम डे वन, जो भी रिवीजन बैच चलेगा अभी आपका, फ्रॉम डे वन, रिमेंबर दिस, आप कोई भी चीज़ इस तरह से पढ़ो कि इफ समबडी इज प्रोवाइडिंग यू पेन, यू कैन आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। दिस इज द पेन रूल, रिमेंबर दिस पेन रूल। आप इस पेन रूल को फॉलो करो, एंड वी आर, ध्यान रहे कि हम लोग जो है वी आर स्टार्टिंग द बैच, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से स्टार्ट करें तो ठीक है, एट अभिमन्यु अभिपीडिया के अंदर, विच इज़ पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS, ठीक है। और ऑफलाइन मोड भी है, ऑनलाइन मोड भी है, और आप लोग फटाफट से इनरोल हो जाओ इसमें, ठीक है। आई विल बी मेंटर फॉर यू फॉर दिस कोर्स, जनरल स्टडीज़ एज वेल एज एग्रीकल्चर। इसकी बहुत, मैंने कहा ना, मैरिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।